अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। में एक प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके सिटी का नाम फ्लोटिंग क्लाउड सिटी होता है और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर एक सेक्टर होता है जो कि वहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर होता है। उस सेक्टर का नाम जाओ सेक्टर होता है और जाओ सेक्टर के अंदर हमारे हीरो को दिखाया जाता है। हमारा हीरो जिसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, ये बिल्कुल बेकार है, यानी कि बिल्कुल लिनफेंग की तरह ये भी एक कचरा है। हमारा हीरो जो कि 5th एल्डर का ग्रैंडसन है, इसकी उम्र इस वक्त 16 साल है और इसका नाम जाओची है। तो जाओची अपने रूम में बड़ी आराम से बैठा होता है और इस बारे में सोच रहा होता है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आज उसके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज उसकी शादी होने वाली है सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ, जिसके बारे में तो सभी लोग सपना देखते हैं कि वो उसके साथ शादी कर सके। उस खूबसूरत लड़की का नाम जिया किंग यू है, जो एक दूसरी फैमिली से है लेकिन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जाओची भी इसी बारे में सोच रहा होता है। जाओची कहता है किंग यू बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, यानी कि उसकी कल्टीवेशन भी मुझसे ज्यादा है। मेरे पास तो कल्टीवेशन है ही नहीं क्योंकि मेरी मेडियंस को ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि वो हंसी खुशी मेरे साथ शादी करने के लिए राजी होगी। ये तो हमारे एल्डर्स की वजह से है कि किंग यू की शादी मेरे साथ होने वाली है। यहीं पर साउथ सेक्टर के एक दूसरे कोने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओची का एक कजन जो कि साउथ सेक्टर के पैट्रियार्च का इकलौता बेटा है, उसका नाम जाओ लोंग है। एक दूसरा कजन जिसका नाम जाओ जैंग है, वो अपने पास एक स्पेशल पॉइजन लेकर आता है और जाओ लोंग को देता है। तो जाओ लोंग से कहता है, ब्रदर जाओ लोंग, ये पॉइजन कलरलेस है, साथ ही इसका कोई भी टेस्ट नहीं है। अगर तुम किसी भी चीज में इसको मिक्स करके उसको पिला दोगे, जो भी इसको पिएगा वो इसको पीते ही मर जाएगा। जाओ लोंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। अपने पास एक सूप का प्याला निकालता है और उससे वो पॉइजन उसके अंदर डलवा देता है और उसके अंदर वो मिक्स कर देता है, क्योंकि ये वाला सूप का प्याला वो जाओची के लिए भिजवाने वाला है। ये लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त एक लड़की जो कि जाओची की आंटी है, कि उसकी उम्र जाओची से कम है लेकिन रिश्ते में वो उसकी आंटी लगती है, वो जाओची के लिए प्याले में कुछ खाने के लिए लेकर जा रही होती है। जाओ लोंग उसे कहता है, जाओलिंग तुम कहाँ पर जा रही हो? जाओलिंग उसे कहती है, मैंने जाओची के खाने के लिए कुछ दलिया बनाया है जो मैं इसको देने के लिए जा रही हूँ। जाओ लोंग उसे कहता है, जरा रुको, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है क्या जाओची की शादी होने वाली है और आज की रात उसके लिए बहुत सा स्पेशल रात है। मुझे लगता है कि आज सिर्फ इस दलिये से काम नहीं चलेगा, मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल सूप है। सूप को पीने से उसके अंदर बहुत सा ताकत आ जाएगी। रात को उसे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी है क्योंकि आज उसकी शादी है। चलो जल्दी से वो दलिया मुझे दे दो और उसकी जगह पर ये वाला प्याला ले लो। जाओलिंग हैरान होकर उसे कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि उसे सूप की जरूरत है? वो तो बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म के ताकत वाले सूप की जरूरत नहीं है। और लोग उसे कहता है, तुम तो बिल्कुल भोली हो, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये लड़कों की आपस की बात है, जाओ जाकर उसको ये सूप दे दो, रात को उसे बड़ी ताकत की जरूरत है। जाओलिंग उसकी बात सुनने के बाद खामोश होती है। लोग उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उसको नुकसान तो नहीं पहुँचाऊंगा। जाओलिंग उसके हाथ से वो वाला सूप का प्याला ले लेती है और अपनी ट्रे में रख लेती है। जाओलिंग उसे कहता है, जल्दी से इसे जाओची के पास ले जाओ, कहीं ये ठंडा ना हो जाए। तो जाओलिंग सूप का प्याला लेकर सीधा जाओची के रूम में चली जाती है, जबकि जाओलोंग वहाँ पर पीछे खड़ा सोच रहा होता है, जाओची आज तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग यू के साथ शादी करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा कचरा किंग यू के लायक है? यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़का है जो कि किंग यू से शादी करने के लायक है और वो मैं हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें जाओची के रूम के अंदर का दिखाया जाता है। जाओची की आंटी जाओलिंग के लिए वो सूप लेकर अंदर आ जाती है। जाओची उसे कहता है, आंटी ये तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? जाओलिंग उसे कहती है, ये एक बहुत ही स्पेशल सूप है, मैंने सुना है कि ये सूप तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा क्योंकि आज रात तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी रात है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा है क्योंकि मैंने इसको नहीं बनाया और ना ही मैंने इसको टेस्ट किया है। जाओची उसे कहता है, आंटी अब जबकि इस चीज को तुम लेकर आई हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी होगी, मैं इसको पी लेता हूँ। और साथ ही जाओची उस सारे के सारे सूप को पी जाता है। आंटी उसे कहती है, तुम्हें ये सूप कैसा लगा, इसका टेस्ट कैसा है? जाओची जल्दी से अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, आंटी मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। साथ ही वो वहीं पर चेयर के ऊपर ही लेट जाता है। जाओलिंग उसे कहती है, जाओची तुम्हें क्या हो रहा है, मुझे बताओ, तुम यहाँ पर मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या तुम यहाँ पर कोई नाटक गा रहे हो? चलो जल्दी से उठकर बैठ जाओ। हमारा जाओची सूप को पीने के बाद जैसे वहाँ पर कुर्सी के ऊपर लेटता है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और वहाँ पर उसकी आंखें बंद होने के साथ ही नेक्स्ट सीन एक दूसरे कॉन्टिनेंट का दिखाया जाता है जो कि अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट का होता है। हमारा हीरो यहाँ पर दूसरी बार रीइंकार्नेट हो रहा है, इसी वजह से मैंने सीरीज का नाम रीइंकार्नेटेड रखा है। अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सड़क के ऊपर एक छोटा सा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा होता है, रो रहा होता है। उसी वक्त वहाँ से एक मेडिसिन का मास्टर गुजरता है, उस छोटे बच्चे को वहाँ पर रोता हुआ देखता है, उसको उठा लेता है और कहता है, पता नहीं यहाँ पर कौन अपने छोटे बच्चे को छोड़ गया है। मास्टर उससे कहता है, अब जबकि हम लोग दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है और तुम मुझे यहाँ पर मिले हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अपने पास रख लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे नाम के बारे में नहीं पता और यहाँ की सीनरी काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारा सा नाम देता हूँ, मैं तुम्हें युनची का नाम देता हूँ। वो मास्टर क्योंकि मेडिसिन का मास्टर है, वो उससे कहता है, युनची आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम मेरे डिसाइपल बनोगे, हम लोग जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करेंगे और बहुत सारे बीमार लोगों का इलाज करेंगे। युनची मास्टर की बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देता है। मास्टर कहते हैं, तुमने तो हंसना शुरू कर दिया,
किया, लगता है कि तुम्हें अपना नया नाम काफी ज्यादा पसंद आया है। इसके बाद हम दोनों मास्टर एंड डिसाइपल की तरह ही जिंदगी गुजारेंगे और वो मास्टर जुनची को अपने साथ लेकर आगे चले जाते हैं। यहीं से हमारा सीन 20 साल के बाद का दिखाया जाता है। 20 साल तक हमारा जुनची यानी कि हमारा जाओची मास्टर के साथ ही रहता है और वहीं पर वो बड़ा होता है। लेकिन 20 साल के बाद वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उसके मास्टर को मार डालते हैं, क्योंकि जुनची के मास्टर के पास कुछ ऐसा होता है जो कि उन लोगों को चाहिए होता है। जुनची खुद भी 20 साल के बाद अब जवान हो चुका है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि पहली लाइफ में उसके पास कल्टीवेशन की पावर नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसके पास मिस्टिक पावर्स हैं जो कि काफी ज्यादा हैं। और यहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। वो उनसे अपनी जान बचाता हुआ भागता हुआ एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम सभी लोगों को मार डालूंगा जो भी मेरे पास आएगा। हम सभी ने मेरे मास्टर को मार डाला, मैं तुम सभी को मार डालूंगा और तुम सभी लोग मेरे मास्टर के साथ ही जमीन के अंदर गाड़े जाओगे। जुनची अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे पीछे से आवाज आती है कि कुछ और लोग वहाँ पर आ रहे हैं। जुनची कहता है, ये लोग तो काफी ज्यादा तेज हैं और मेरे काफी करीब पहुँच गए हैं। वो जल्दी से क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। जुनची कहता है, मैं सबको आज यहीं पर खत्म कर दूंगा। उस क्लिफ का नाम एंडलेस क्लाउडली क्लिफ है। अगर कोई वहाँ से नीचे गिरा है तो उसके जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं है। इसी वजह से इसे एंडलेस क्लाउडी क्लिफ कहा जाता है। वो सभी लोग जो कि उसके पीछे लगे होते हैं वो वहाँ पर खड़े होकर उसे कहते हैं, जुनची तुमने अपने मास्टर के नाम पर दाग लगा दिया। ये लोग जिस चीज के पीछे हैं उसको हीमनली पॉइजन बीड कहा जाता है। वो उसे कहते हैं, तुमने हीमनली पॉइजन बीड को यूज करते हुए यहाँ पर गाँव के बहुत सारे लोगों को मार डाला है। तुमने यहाँ पर एक वायरस फैला दिया। पॉइजन की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए। ऐसा तो सोचना भी मत कि तुम हमसे बचकर भाग सकते हो। आज हम सभी लोग जो कि सातुपरे सेक्टर से यहाँ पर जमा हुए हैं तुम्हें मारकर दुनिया से ईवल का खात्मा करेंगे और तुमसे वो हीमनली पॉइजन बीड को ले लेंगे। जुनची उन सभी से कहता है, मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, यहाँ पर कोई भी बाहर वाला नहीं है। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम सभी ने जानबूझकर मेरे मास्टर की जान ली है, क्योंकि तुम्हें वो हीमनली पॉइजन बीड चाहिए। तुम सभी लोग यहाँ पर ह्यूमंस के नाम पर झूठ बोल रहे हो। तुम अपने पास से हीमनली पॉइजन बीड को बाहर निकालता और कहता है, मुझे पता है कि तुम सभी को ये चीज चाहिए। वो सभी सेक्टर के मेंबर्स उसको देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं, जबकि तुम्हें पता है कि हमें हीमनली पॉइजन बीड चाहिए तो चुपचाप ये बीड हमें दे दो। लोग पिछले 3 दिन से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता था कि ये चीज तुम्हारे पास है या नहीं, लेकिन अब तुमने हमें ये चीज दिखाकर ये बात साबित कर दिया कि तुम्हारे पास हीमनली पॉइजन बीड है। अब तो तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। वो सभी लोग एक साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम इस हीमनली ट्रेजर को अपने पास रख सको, जल्दी से ये हमें दे दो। जुनची उन सभी से कहता है, मेरे मास्टर एक बहुत ही महान इंसान थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। जब वो खुद जख्मी होते थे, अपने जख्मों को क्योर करने की बजाय वो दूसरों का क्योर किया करते थे। लेकिन सिर्फ हीमनली पॉइजन बीड को हासिल करने के लिए तुमने मेरे महान मास्टर की जान ले ली। तुम सभी लोगों की हिम्मत तो देखो। मेरे मास्टर की जान लेने के बाद अब तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो ताकि तुम्हें ये हीमनली पॉइजन बीड मिल सके, लेकिन ये तुम में से किसी को नहीं मिलेगा। जुनची जल्दी से उस हीमनली पॉइजन बीड को निगल जाता है। सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं, ये इस कमीने ने क्या किया, इसने तो हीमनली पॉइजन बीड को निगल लिया है। सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं, ऐसा मत सोचना कि इस बीड को खाने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। वो सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अभी भी टाइम है, अभी वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा। हम उसकी बॉडी के पीसेस करते हैं और उसकी बॉडी के अंदर से हीमनली पॉइजन बीड को निकाल लेते हैं। तो वो सभी लोग भागते हुए जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं, जुनची आगे से हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है, अगर मुझे जुनची को यहाँ पर मरना ही है तो मैं तुम सभी लोगों के हाथों से नहीं मरने वाला, मैं अपने तरीके से मरूंगा। तो साथ ही उस एंडलेस क्लाउड पीक के ऊपर से जंप लगा देता है। बाकी के सेक्टर के सभी लोग क्लिफ के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी अब वहाँ पर नीचे जाकर उसको नहीं उठाने वाला, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एंडलेस पीक है और यहाँ से गिरने के बाद ये जिंदा नहीं बचने वाला। सभी लोग कहते हैं, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे हाथ में हीमनली पॉइजन बीड नहीं लग सका। तो हमारा जुनची ऊपर से नीचे गिरते हुए सोच रहा होता है, मेरी इस लाइफ में किसी के साथ कोई भी अटैचमेंट्स नहीं थी, लेकिन मेरा सिर्फ अपने मास्टर के साथ ही ताल्लुक था। तो बस अपनी जिंदगी में एक ही अफसोस है कि मैं अपने मास्टर की मौत का बदला नहीं ले सका। साथ ही दूसरा अफसोस ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ सका जिन्होंने मुझे यहाँ पर पैदा करके छोड़ दिया। इसी के साथ ही हमारा जुनची ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और हीमनली बीड वहाँ पर चमकता है और हीमनली बीड के वहाँ पर चमकने के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन फिर से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कुर्सी के ऊपर हमारे जाओची की मौत हुई थी। उसकी आंटी ने उसे उठाकर बिस्तर के ऊपर लिटा दिया होता है। यहाँ पर हमारा जाओची दोबारा से अपनी पुरानी ही लाइफ में दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया है। आंटी उसे कहती है, जाओची चलो जल्दी से उठ जाओ, तुम मुझे बहुत ज्यादा डरा रहे हो, जल्दी से अपनी आंखें खोल दो, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। जाओची जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और वो उठकर बैठ जाता है। आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई। तो जाओची जो कि फिलहाल जुनची है वो अपनी बॉडी की तरफ देखता और कहता है, ये क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। जल्दी से उसके साथ निपट जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, गॉड्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तुम्हारी जान बचा दी। जुनची अभी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, लड़की तुम कौन हो और मेरे साथ इस तरह चिपक क्यों रही हो। आंटी भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है, क्या तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, मेरा नाम जाओलिंग है। और तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। कैसी उसकी आंटी वहाँ पर उसे अपना नाम बताती है। वक्त जुनची को अपनी जाओची की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं, क्योंकि ये है तो एक ही पर्सन जो कि एक दूसरी
जिंदगी गुजारने के बाद दोबारा से वापस अपनी बॉडी में आ गया है। तो जाओची उसे कहता, हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो मेरी आंटी हो। हाँ मुझे याद है, हम दोनों इकट्ठे ही बड़े हुए हैं, हम दोनों इकट्ठे ही नहाया करते थे। और मुझे ये भी याद है कि तुम्हारी तशरीफ के ऊपर एक छोटा सा मोल का निशान भी है। कि आंटी शर्माते हुए चिल्लाकर उसे कहती है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, तरह की बातें तुम सामने कैसे कह सकते हो। आंटी उसे कहती है, आज तुम्हारा बहुत ही बड़ा दिन है और अचानक तुम यहाँ पर बेहोश हो गए थे, मैंने उठाकर तुम्हें बिस्तर पर डाल दिया। हमारे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। साथ ही आंटी उठकर बाहर चली जाती है और उसे कहती है, मैं जाकर ग्रैंडपा को बुला कर आती हूँ, तुम यहीं पर इंतजार करो। उसके चले जाने के बाद युनची वहीं पर बैठ बैठा अपनी जाओची की मेमोरीज को याद करता और कहता, हाँ मुझे याद आया, तो मेरी ही अपनी पुरानी बॉडी है जिससे मरने के बाद मैं युनची बन गया था और 20 साल दूसरी बॉडी में गुजारने के बाद मैं दोबारा से रीइंकार्नेट होकर इसी बॉडी में आ गया हूँ। मुझे याद है कि आज के दिन मेरी शादी होने वाली है। जाओची कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर बेहोश होने के बाद कोई सपना देख रहा था। असल में कोई 20 साल गुजारे ही नहीं, किसी दूसरी जगह पर युनची के नाम से। लेकिन जैसे वो अपने हाथ की तरफ देखता है वो कहता है, अपने हाथ के ऊपर हीलिंग का मार्क अभी तक है। इसका मतलब तो ये है कि मैं 20 साल एक दूसरी जिंदगी गुजार कर आया हूँ, यानी कि मैं अभी भी ये लोगों को हील कर सकता हूँ। मेरे पास वो सारी कल्टीवेशन की पावर्स हैं जो कि मुझे अपनी दूसरी लाइफ से मिली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ह्यूमनली पॉइजन बीड अभी भी मेरी बॉडी के अंदर है, तो मेरे ब्लड के साथ मिक्स हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी मेरे साथ रीइंकार्नेट हुआ है। साथ ही जाओची अपनी जुबान को बाइट करता है तो उसे महसूस होता है जैसे उसे किसी ने पॉइजन दिया था, क्योंकि अब उसके पास अपनी दूसरी लाइफ से मेडिसिन की अच्छी नॉलेज है, इसलिए वो पॉइजन को पहचान सकता है। वो कहता है, ये तो हार्ट शैटरिंग पॉइजन है। और वहीं पर उसे सूप का टूटा हुआ बाउल भी दिखाई देता है। वो कहता है, लगता है किसी ने सूप में मुझे जहर मिलाकर दिया था। जाओची कहता है, मैंने 20 साल एक दूसरी लाइफ गुजारने के बाद दोबारा से मैं अपनी पुरानी बॉडी में आ गया हूँ। अब क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर पॉइजनस बीड था जो कि हर किस्म के पॉइजन का तोड़ है। पॉइजन बीड की वजह से मेरी बॉडी के अंदर जो हार्ट शैटरिंग पॉइजन था उसने उसको क्योर कर दिया और मैं दोबारा से जिंदा हो गया। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले मैं यहाँ पर मर गया और एक 20 साल तक दूसरी जिंदगी में रीइंकार्नेट होने के बाद वहाँ पर मरने के बाद मैं दोबारा से अपनी पहली बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया हूँ। फिर साथ ही जाओची कहता है, चलो इस बात से अब क्या फर्क पड़ता है, अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ और मेरे पास अपनी दूसरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। वैसे यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लगता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में जाओची के ग्रैंडपा उससे मिलने के लिए उसके रूम में आते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपने जाओची को बिल्कुल ठीक देखकर। वो उससे कहते हैं, जाओची क्या तुम ठीक हो, कहीं पर तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा। साथ ही वो भागते हुए आकर जाओची को अपने गले से लगा लेते हैं। जाओची उनसे कहता है, ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा रोते हुए से कहते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, तुम्हारी वजह से मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। जाओलिंग अपने डैड से कहती है, डैड मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर जाओची के पास ज्यादा देर के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि इससे अपनी शादी के लिए तैयार भी होना है। चलो यहाँ से चलते हैं ताकि ये तैयार हो सके। ग्रैंडपा उससे कहते हैं, जाओची चलो जल्दी से फिर तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारी दुल्हन को लेकर आएंगे। ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं, जबकि जाओलिंग उसे कहती है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जाकर तैयार करती हूँ, बाद हम तुम्हारी दुल्हन को लेकर आएंगे। लेकिन जैसे वो लोग रूम से बाहर जाने लगते हैं, जाओलिंग कहती है, मैं भूल ही गई, वहाँ पर तो प्याला टूटा हुआ पड़ा है, मुझे उसको साफ करना है। फिर साथ ही वो जाओची से कहती है, जाओची मुझे ये बताओ कि वो सूप कैसा था जो कि जाओलोंग ने तुम्हारे लिए भिजवाया था, तो मुझे बताया नहीं कि उसका टेस्ट कैसा था। जाओची उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता और कहता है, तो क्या वो मेरे कजिन जाओलोंग ने मेरे लिए भिजवाया था। आंटी उसे कहती है, हाँ वो जाओलोंग ने तुम्हारे लिए भिजवाया था, उसने कहा कि उसमें काफी ज्यादा ताकत है और तुम्हें रात को ताकत की जरूरत पड़ेगी। जाओची ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि जाओलोंग ने ये सब कुछ किया है, उसने मेरे सूप के अंदर जहर डाला, मुझे नहीं पता था कि मेरा बड़ा भाई ही मुझे यहाँ पर मारना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा जाओची तैयार होने के लिए चला जाता है और जब वो रूम में तैयार होने के लिए जाता है उसी दौरान हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर पावर लेवल्स किस तरह काम करते हैं और यहाँ पर कल्टीवेशन और स्पेशल पावर्स को क्या कहा जाता है। जैसे कि दूसरी सीरीज में की पावर्स या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है, यहाँ पर इस एनर्जी को मिस्टिक पावर्स कहा जाता है। इसके पास जो मिस्टिक पावर्स होती है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और जिनके पास मिस्टिक पावर्स नहीं होती वो आम रेगुलर ह्यूमंस हैं। मिस्टिक पावर के साथ तो कोई इंसान अपने हाथ को यूज करते हुए किसी दरख्त को 2 हिस्सों में काट सकता है, जबकि एक नॉर्मल इंसान जिसके पास मिस्टिक पावर्स नहीं है के लिए एक पत्थर को उठाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिस्टिक पावर्स को यहाँ पर स्ट्रेंथ के हिसाब से 10 ग्रेट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे जैसे लेवल अप होता जाएगा वैसे वैसे ब्रेक थ्रू करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला जो लेवल होता है उसे एलिमेंट्री मिस्टिक लेवल कहते हैं और उसके बाद बेसिक लेवल आता है और सबसे लास्ट पर सोवरेन या फिर आप उसको गॉड लेवल भी कह सकते हैं, यहाँ पर जिसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल मिस्टिक पावर्स है और जिसकी कल्टीवेशन मिस्टिक पावर में बहुत ज्यादा है, सब के ऊपर रूल करता है और वो दूसरे लोगों को जिसकी मिस्टिक पावर्स उससे कम है या फिर वो रेगुलर ह्यूमंस हैं उन्हें नीचे दबा कर रखता है। इस दुनिया में आपके पास मिस्टिक पावर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद फिर से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का ही सीन दिखाया जाता है। जाओ फैमिली के बाहर जाओ फैमिली के जो लोग होते हैं कि ये सारे के सारे हमारे जाओची के कजन्स ही हैं, वो आपस में खड़े बातें कर रहे होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज जाओ सेक्टर के एक कचरे जिसका नाम जाओची है उसकी शादी होने वाली है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की इंजू के साथ उसकी शादी होने वाली है।
दूसरा बंदा उसे कहता है जाओची तो वही कचरा है जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, पैदा होते ही उसकी मेरिडियंस ब्लॉक थी। ये जिया किंग को क्या हो गया है कि किंगजू उसके साथ शादी क्यों कर रही है। तीसरा बंदा उनसे कहता है मैंने सुना है कि किंगजू की वजह से जाओची के फादर की मौत हुई थी, इसी वजह से जाओची के साथ वो शादी कर रही है इस सब को कम्पनसेट करने के लिए। जबकि उनमें से एक लड़का कहता है अब मैं इतना भी लकी नहीं हूँ, काश जाओची की जगह पर मेरे फादर वहाँ पर किंगजू की वजह से मारे जाते तो फिर मेरी शादी इस किंगजू के साथ हो पाती। कि वहाँ पर खड़ा चौथा बंदा उनसे कहता है तुम लोगों को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, जाओची अभी भी हमारी जाओ फैमिली का यंग मास्टर है। पहले वाला उसे कहता है क्या तुमने उसके बारे में ये किस्सा नहीं सुना, तुमने सीवेज बकेट वाला वो किस्सा नहीं सुना। वो कहता है मैंने सीवेज बकेट वाला किस्सा नहीं सुना। इसे यहाँ पर हमारे जाओची का सीवेज बकेट वाला किस्सा सुनाता है। यहाँ पर बैकग्राउंड सीन में एक सर्वेंट को दिखाया जाता है और साथ जाओची को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वॉशरूम सिस्टम तो नहीं है, सभी लोग एक बाल्टी रखते हैं और उसके अंदर ही सूसू करते हैं। जाओची बाल्टी के अंदर सूसू करता है, काफी ज्यादा भरी हुई होती है। जबकि नौकर उसको खाली करने के लिए आता है तो वो जाओची से कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने तो उस बाल्टी को पूरा का पूरा भर दिया है, तुम इंसान हो या जानवर हो। हालांकि जाओची फैमिली का यंग मास्टर है लेकिन वो नौकर के सामने इतनी बुरी तरह से पेश आ रहा है क्योंकि इसके पास कल्टीवेशन और मिस्टिक पावर्स नहीं है। जाओची काफी घबरा जाता है और उस नौकर से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने पानी कुछ ज्यादा पिया था, इसी वजह से मैंने कुछ ज्यादा ही सूसू कर दी। जबकि नौकर आगे से उसे दबाते हुए कहता है तुमने ये सारा गंद डाला है तो जाओ इस बाल्टी को बाहर जाकर खाली करके आओ। हमारा सीन बैकग्राउंड से बाहर आता है तो वो चारों लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो उसके बाद जाओची खुद वो बाल्टी उठाकर बाहर खाली करने के लिए गया। तुम लोग यहाँ पर कहते हो कि वो हमारी जाओ फैमिली का यंग मास्टर है, हमारी फैमिली के नौकर भी उसे यंग मास्टर नहीं समझते। तो यहीं पर एक और बुढ़ा एल्डर आता है। वो बुढ़ा एल्डर उनसे कहता है तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, खुशबू वाकई में बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की है, अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा टैलेंटेड और कल्टीवेशन वाली लड़की है, लेकिन इस बेकार लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली है, अब इसको कौन रोक सकता है। साथ ही वो बुढ़ा एल्डर उन चारों लड़कों से कहता है अगर मैं यहाँ पर सच कहूँ तो जितना ज्यादा तुम लोग यहाँ पर जाओची का मजाक उड़ा लो इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम में से किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि तुम्हारी शादी किंगजू के साथ हो सके। तो ये बुढ़ा मास्टर को इतना भी महान मास्टर नहीं है, ये अपनी एलिमेंट्री राम के 3rd लेवल पर है। तो बस उन चारों लड़कों के साथ गप लगाने के लिए यहाँ पर आ गया है। वो उनसे कहता है इस वक्त मैं अपने 3rd लेवल पर हूँ, मैं यहाँ पर गैस भी छोड़ूं तब भी मैं जाओची को मार सकता हूँ। वो सभी लड़के उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं बुड्ढे खुसट कहीं से, यहाँ से दफा हो जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम इतने भी महान मास्टर नहीं हो जो कि तुम इतनी आसानी से जाओची को मार सकते हो, तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है। बुड्ढा मास्टर उनसे कहता है लेकिन उस जाओची के मुकाबले में तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो उसे कहते हैं हाँ ये बात तुमने ठीक कही, जाओची के मुकाबले में तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट सीन हमारा रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जाओची को दूल्हे के कपड़े पहना दिए जाते हैं। उसकी आंटी उसके पास ही होती है, वो उसे दूल्हे के कपड़े पहनाती है और कहती है चलो हम सभी लोग अब चलते हैं दुल्हन को वेलकम करने के लिए। आंटी उसे कहती है बाहर जाकर अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे। जाओची उसे कहता है मुझे इस सारी इंसल्ट की आदत पड़ चुकी है। जहाँ पर हमारा जाओची कहता है जब मैं पहली बार जाओची की जिंदगी में था तब मेरे पास कोई भी मिस्टिक पावर्स नहीं थी, मेरी मेरिडियंस ब्लॉक थी। इसके बाद मरने के बाद जब मैं अपनी सेकंड लाइफ में रीइंकार्नेट हुआ वहाँ पर मैंने 24 साल गुजारे, वहाँ पर मेरे पास मिस्टिक पावर्स थी। वहाँ पर मरने के बाद अब जब मैं दोबारा से रीइंकार्नेट होकर अपनी पुरानी बॉडी में आ गया हूँ, मुझे मेडिसिन की काफी ज्यादा नॉलेज है। एक दिन मैं अपने लिए कोई ऐसी मेडिसिन बना लूंगा जिससे मैं अपनी मेरिडियंस को दोबारा से एक्टिव कर लूँ और दोबारा से मैं मिस्टिक पावर्स को हासिल कर लूंगा। और उसके बाद ये सभी लोग जो मुझे बुली करते हैं ये मेरे पाँव के नीचे होंगे। इसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है कि तुम्हारे एस्कॉर्ट के मेंबर्स आ चुके हैं जो कि ब्राइड को तुम्हारे साथ वहाँ से लेकर वापस आएंगे। जाओची आंटी के साथ जल्दी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बाहर कुछ बहुत ही भद्दे से चेहरों वाले अंकल खड़े होते हैं। कोई एक तो नहीं बल्कि उन सभी के चेहरे बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। जाओची उन सभी को देखकर चिल्लाकर कहता है ये क्या, हम लोग दुल्हन को लेने के लिए जा रहे हैं, इतने बुरे चेहरे देखकर तो मेरी दुल्हन डर जाएगी। इन सभी को मेरे लिए चुना किसने है। कहीं पर उसका कजन जाओ जैंग आता है और उसे कहता है मैंने इन सभी को तुम्हारे लिए पर्सनली चूज किया है। जाओची आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर जैंग ये तुमने क्या किया, क्या तुम थोड़े से हैंडसम बंदू को चूज नहीं कर सकते थे। मैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा हूँ, ना कि अपनी दुल्हन को डराने के लिए जा रहा हूँ। ब्रदर जैंग उसे कहता है मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, नहीं लगता कि इतने बुरे चेहरे वाले लोगों को वहाँ पर कोई भी नहीं देखेगा और इन सभी को इग्नोर करते हुए सभी की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, इसी वजह से मैं स्पेशली इतने बुरे चेहरे वाले लोगों को तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जाओची भी इसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है मुझे लगता है कि इन सभी को इग्नोर करके लोग मेरी तरफ देखेंगे और जिस यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। उनमें से एक अंकल आगे बढ़ता है और जाओची से कहता है यंग मास्टर हमने आपका घोड़ा तैयार कर दिया है, चलो जल्दी से आकर बैठ जाओ, हम तुम्हें लेकर चलते हैं और दुल्हन को लेकर आते हैं। जाओची जैसे वहाँ पर अपने घोड़े की तरफ देखता है तो वो घोड़ा नहीं बल्कि एक खच्चर होता है। जाओची कहता है ब्रदर जैंग ये क्या तुम्हें मेरे लिए कोई घोड़ा नहीं मिला, तुम एक खच्चर क्यों उठा लाए हो, क्या मैं खच्चर के ऊपर बैठ कर जाऊंगा। आंटी भी उसे कहती है जाओ जैंग ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये हमारी फैमिली का यंग मास्टर अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है, क्या ये अपनी दुल्हन को लेने के लिए खच्चर पर बैठ कर
जाएगा। लगता है कि तुम मेरी और मेरे फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हो। तो जैंग उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, हम लोग फिफ्थ एल्डर यानी कि तुम्हारे फादर साउची के ग्रैंडपा उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर है। लेकिन असल बात तो ये है कि हमारे पास घोड़े नहीं है। हमारे पास स्टेबल में जितने भी घोड़े थे वो सभी के सभी डायरिया का शिकार हो गए हैं, वो सभी बीमार हैं, इसलिए वो इसके साथ नहीं जा सकते। मेरे पास सिर्फ एक खच्चर ही बचा था तो मैं इसको उठाकर ले आया। जाओ लोंग भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो। जाओ जेंग उसे कहता है ब्रदर लोंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्रदर लोंग क्योंकि इन दोनों का सीनियर ब्रदर है वो उनसे कहता है मैं तो बस यहाँ से पास से गुजरा था, मैंने यहाँ पर चिल्लाने की आवाज सुनी, यहाँ पर क्या चल रहा है। जेंग उसे कहता है यहाँ पर कोई बड़ा मसला नहीं है, बस एक छोटा सा मसला है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साउची भी उसे कहता है ब्रदर लोंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग तो यहाँ पर घोड़ों के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि हमारे सेक्टर के सारे घोड़े बीमार हो गए हैं, इसी वजह से अब मुझे खच्चर पर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाना पड़ेगा। जाओ लोंग से कहता है चलो ठीक है, अगर वहाँ पर कोई इस बारे में बात करे तो इसकी बात को बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारी दुल्हन को लेकर आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। साउची उसे कहता है ठीक है ब्रदर लोंग, मैं आज वैसे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं इतनी सी बात पर अपना मूड खराब नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सी वाइफ को लेने के लिए जा रहा हूँ। ब्रदर लोंग तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या वाकई में बहुत ज्यादा लकी हूँ। ब्रदर लोंग से कहता हाँ तुम बहुत ज्यादा लकी हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि अपनी वाइफ को लाने के बाद तुम उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सको। चलो जल्दी से जाओ और अपनी दुल्हन को ले आओ। साउची आंटी के साथ आगे बढ़ जाता है। आंटी उसे कहती है तुमने जाओ लोगों को सच क्यों नहीं बताया, तुम्हें पता है ना कि जैंग यहाँ पर तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। साउची उसे कहता है लोंग को इस बारे में बताने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो दोनों एक ही कश्ती के सवार है, यानी कि वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसलिए ब्रदर लोंग यहाँ पर हमारी हेल्प नहीं करने वाला था। गुस्से के साथ कहती है मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ढूंढ कर लाती हूँ, इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी है। साउची उसे कहता है यहीं पर रुको, तुम कहाँ पर जा रही हो, अगर तुम चली जाओगी तो फिर मैं अपनी दुल्हन को लाने के लिए कैसे जा पाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जबकि आंटी उसे कहती है अगर तुम अपनी दुल्हन को ना ला पाओ तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। साउची आंटी से कहता है आंटी क्या तुमने यहाँ पर कुछ कहा। आंटी उसे कहती है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और फिर साथ ही हमारा साउची आगे बढ़ता है और जाकर अपनी खच्चर के ऊपर बैठ जाता है और अपनी एस्कॉर्ट टीम के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकल जाता है। कि आंटी वहीं पर पीछे खड़ी होती है और उदास हो जाती है। आंटी कहती है साउची के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन मुझे यहाँ पर खुशी क्यों नहीं हो रही, हालांकि मैं तो उसकी आंटी हूँ, मुझे तो यहाँ पर उसके लिए खुश होना चाहिए। जबकि हमारा साउची भी इसी बारे में सोच रहा होता है। साउची कहता है काश साउलिंग मेरी आंटी नहीं होती, जितना ज्यादा वो ख्याल मेरा रखती है तो मैं तो उसी से शादी कर लेता। तो हमारा दूल्हा अपनी खच्चर लेकर अपनी वाइफ को लेने के लिए निकल पड़ा है और गली में से चलती हुई जा रही होती है। कहीं पर पीछे का सीन भी दिखाया जाता है। जाओ लोंग और जाओ जैंग दोनों ऊपर जाके खड़े होते हैं और बारात को जाता हुआ देख रहे होते हैं। जाओ लोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और जैंग के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुमने यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया है, तुमने कहा था कि तुम्हारा वो पॉइजन काम करेगा, लेकिन तुम्हारे उस पॉइजन ने काम नहीं किया, ये तो अभी तक जिंदा है और ये अपनी दुल्हन को लेने के लिए भी जा रहा है। तो जैंग थप्पड़ खाने के बाद से कहता है ब्रदर लोंग मुझे खुद भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। ये बात तो पक्की है कि उसने पॉइजन वाला वो सूप पिया था और वो बेहोश भी हो गया था और उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन वो दोबारा से उठकर कैसे खड़ा हो गया ये मुझे नहीं पता। जाओ लोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है तो तुम अब क्या चाहती हो कि अब मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूँ और देखूँ कि वो कचरा कैसे जाकर वहाँ पर मेरी होने वाली वाइफ को शादी करके ले आए और अपनी बीवी बना ले। वो किंगजू के लायक नहीं है, उसकी शादी उसके साथ नहीं होनी चाहिए। ब्रदर जैंग उसे कहता है ब्रदर लोंग प्लीज शांत हो जाओ, हमारे पास अभी भी एक बहुत ही अच्छा मौका है, वो क्योंकि अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है और वो रास्ते में है, रास्ते में कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। अगर हम लोग उसकी दुल्हन को ही किडनैप कर लें तो फिर कैसा रहेगा। लोंग से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जाओची के ग्रैंडपा और जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जाओची बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन उसके ग्रैंडपा जाओ ली वो इस वक्त अपनी स्पिरिट रॉम के 10th लेयर पर है और इस पूरे सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि 5th ग्रैंडपा का मुकाबला कर सके। उस बुड्ढे के यहाँ पर होते हुए कोई भी जाओची को हाथ भी नहीं लगा सकता। जैंग थोड़ी देर सोचने के बाद से कहता है ब्रदर लोंग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें इन दोनों की शादी में बाधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी शादी होगी तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पूरे सिटी में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की है, स्टेटस काफी ज्यादा हाई है, वो किसी मजबूरी के तहत जाओची के साथ शादी करने के लिए तैयार तो हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जाओची जैसे कमजोर इंसान को कभी भी अपने आप को हाथ लगाने देगी। अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी तरफ देखें तो यंग ब्रदर लोंग हमारे पूरे के पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कोई भी यंग मास्टर नहीं है जो तुम्हारे जितना महान और स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही तुम्हारे जितना हैंडसम हो। मास्टर लोंग उसे कहता है यहाँ पर मेरे तलवे चाटना बंद करो और काम की बात पर आओ, तुम कहना क्या चाहते हो। तो यंग उसे कहता है ब्रदर मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ जाओची जब अपनी वाइफ को घर ले आएगा वो भी यहीं पर इसी घर में रहेगी जहाँ पर तुम भी रहते हो। मुझे नहीं लगता कि जब वो जाओची को मुंह नहीं लगाएगी तो उसके बाद वो किसकी तरफ देखेगी, वो तुम्हारी तरफ देखेगी। यहाँ पर किंगजू के साथ ज्यादा टाइम बिताने को मिलेगा। असल में उसको
शादी करके जाओची यहाँ पर लेकर आएगा, लेकिन असल में वो वाइफ तुम्हारी होगी क्योंकि यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और किंगजू भी तुम्हें रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उन दोनों की शादी होने देनी चाहिए। मास्टर लॉन्ग उसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाता है और कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी होने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब वो अपनी बीवी बनाकर किंगजू को यहाँ पर ले आएगा तो उसकी बीवी का फायदा मैं ही उठाऊंगा। नेक्स्ट सीन सिटी के दूसरे हिस्से का दिखाया जाता है जहाँ पर किंगजू का घर है। जाओची अपनी बारात लेकर किंगजू के घर के बाहर पहुँच जाता है। वो गली में से गुजर रहा होता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर इस नई शादी को देखने के लिए खड़े हैं। रास्ते में वहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया होता है। वो सभी लोग कहते हैं जाओ सेक्टर के लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा अमीर है। इन्होंने यहाँ पर पूरे के पूरे रास्ते पर रेड कारपेट बिछाया हुआ है जहाँ से दूल्हा चलकर यहाँ तक आया है। कुछ लोग वहाँ पर बैल्कनीज में भी खड़े होते हैं। वो ऊपर से नीचे की तरफ दूल्हे को देख रहे होते हैं और साथ ही वो हंसते हुए कहते हैं हमने सुना था कि जाओची एक बेकार इंसान है, लेकिन ये यहाँ पर गधे के ऊपर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए क्यों आया है। जबकि साइड पर खड़े कुछ लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं के पास तो मिस्टिक पावर्स भी नहीं है, तो गधे के ऊपर बैठने के लायक है। कि हमारा जाओची उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है यहाँ पर मजाक तो तुम लोगों का उड़ना चाहिए, मैं जिसके पास मिस्टिक पावर्स भी नहीं और एक गधे के ऊपर बैठा हुआ है, फिर भी वो यहाँ पर इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए जा रहा है, जबकि तुम सभी लोग महान मिस्टिक पावर्स वाले लोग यहीं पर जमीन के ऊपर खड़े हो। और सभी लोग भी जाओची की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं। चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे होते हैं तुम अभी भी यूजलेस हो, तुम एक कचरे हो जो कि कल्टीवेट नहीं कर सकते। अगर हम दोनों यहाँ पर 1 वर्सेस 1 भी फाइट करेंगे तभी तुम हमसे हार जाओगे। तो जाओची उनकी बातें सुनने के बाद कहता है मैं तो तुम लोगों की बातें सुन के बहुत ज्यादा डर गया। फिर साथ ही वो चिल्लाकर अपनी एस्कॉर्ट टीम के मेंबर से कहता है गोजी एडन जल्दी से यहाँ पर आओ, ये लोग मुझे डरा रहे हैं। इसकी एस्कॉर्ट टीम से 2 भद्दे दिखने वाले बंदे जल्दी से भागते हुए उन सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे दूल्हे के ऊपर हाथ डालने की, तुम्हें लगता है कि हमारे दूल्हे को बुली करना इतना आसान है। लोगों को पहले यहाँ पर हमसे निपटना पड़ेगा। और साथ ही वो वहाँ पर अपना मुंह खोलकर उनके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह के अंदर से बहुत ही गंदी सी बदबू निकलती है। तो सभी लोग वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारे यंग मास्टर से माफी मांगते हैं, प्लीज अपना मुंह बंद रखो। जबकि जाओची दूर खड़ा सोच रहा होता है इन सभी को क्या लगा था कि मैं इनके साथ डील नहीं कर सकता। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने 2 जिंदगियाँ जी है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस तरह के लोगों से कैसे निपटना है। जाओची वहाँ पर अपने खच्चर को खड़ा करता है और उसके ऊपर से नीचे उतरता है। उसी वक्त उसका साला भागता हुआ वहाँ पर आता है, चिल्लाकर उसे कहता है ब्रदर इन लॉ तो फाइनली तुम यहाँ पर पहुँच जाए। वो भागता हुआ आता है और उसको गले से लगा लेता है। जबकि जाओची उसे चिल्ला कर कह रहा था प्लीज ऐसा मत करना। वो उसे एक बियर हग दे रहा होता है, उसे अपनी बॉडी के साथ चिपकाता है जिससे उसकी पसलियां भी दर्द करना शुरू कर देती हैं। जाओची उसे कहता है तुम मुझे ढीला छोड़ोगे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा मत किया करो, अगर तुमने मुझे यहाँ पर जल्दी से नहीं छोड़ा तो तुम्हारी बहन शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। तो इस लड़की का नाम युनबा है, इसकी उम्र 15 साल है और ये हमारे जाओची का साला है, यानी कि किंगजू का भाई है। युनबा जाओची से कहता है मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया इसलिए तुम्हें गले से लगा लिया। जाओची उसे कहता है अगली बार इस बात का ध्यान रखना, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तुम तो दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हो, तुम्हारा स्कर्ट तो पहले से भी लंबा हो गया है। तो फैमिली पैलेस के दरवाजे के पास 3 नौकरानियां खड़ी होती हैं। वो लोग कहती हैं वहाँ पर देखो दूल्हा जाओची आ गया है। ऐसे कहती है लेकिन ये खच्चर के ऊपर बैठकर क्यों आया है। दूसरी इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है मैंने सुना था कि ये फैमिली का कचरा है, तो फैमिली का कचरा एक खच्चर के ऊपर ही आएगा, इसे बैठने के लिए घोड़ा तो नहीं मिलेगा। उनकी बातें सुनने के बाद गुस्सा होता है और चिल्लाकर उनसे कहता है तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और दोबारा मेरे जीजा जी के बारे में इस तरह की कोई बात मत करना। तो किंग जी के फादर भी अंदर से बाहर आते हैं और लड़कियों से कहते हैं तुम सभी लोगों के मैनर्स कहाँ पर हैं? ये हमारी फैमिली का दामाद बनने वाला है और तुम इसे यहाँ पर किस तरह ग्रीट कर रही हो। जाओची भी आगे बढ़ता है, जल्दी से उनके सामने झुकते हुए कहता है दरिल्ला यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। फादर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं जाओची तुम आज के बाद मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अब तुम्हारे साथ भेजने वाला हूँ। हालांकि तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तुम्हारे फादर वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और एक हीरो थे। मैं तुम्हारे फादर को अपना भाई मानता था, जबकि तुम उसके बेटे हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम भी कोई आम इंसान नहीं हो। फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, तुम एक महान मास्टर बनोगे। फादर उसे कहते हैं तो फिलहाल के लिए तुम्हें बस इस बात पर ध्यान देना है कि मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और रही इन सारी बातों की बात तो इस सभी को भूल जाओ। भी लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं उनको अपने ज़हन में मत बैठने देना। जाओची चिल्लाकर उनसे कहता है फादर इन लॉ ये बात सच है कि अभी के लिए मैं एक बेकार इंसान हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ एक ड्रैगन की तरह हूँ जो कि पौंड के अंदर छुपा हुआ है, और जब वो बाहर निकलेगा वो राइज करेगा तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और सभी लोग उसके सामने झुकेंगे। इसके बाद जहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को साबित कर दूंगा कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। तो फादर इन लॉ से कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे भी पता है कि फ्यूचर में तुम वाकई में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बनकर दिखाओगे। साथ ही फादर अपनी बेटी से कहते हैं किंगजू अब तुम बाहर आ सकती हो। तो किंगजू वहाँ पर दुल्हन के लिबास में अंदर से बाहर आ जाती है। जैसे किंगजू वहाँ पर आती है हमारा जाओची आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है उसका हाथ वहाँ पर बर्फ से जम जाता है क्योंकि किंगजू की कल्टीवेशन काफी ज्यादा है। तुम्हारे जाओची
के पास तो कल्टीवेशन है ही नहीं। जाउची अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है, इस लड़की को अपनी वाइफ तो बना लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी इसको टच नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे पास मेरी कल्टीवेशन नहीं आ जाती। तो दुल्हन जाकर पालकी में बैठ जाती है, जबकि नौकरानियां रो रही होती है और कहती है, अरे यंग मिस पूरे के पूरे सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, इस लड़की को इस कचरे के साथ ही शादी क्यों करनी थी? मैं तो अपनी यंग मिस के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। तो जाउची अपनी दुल्हन को लेने के बाद अपने साउ पैलेस में वापस आ जाता है। वहाँ पर पहले से काफी सारे लड़के खड़े होते हैं। सभी लोग कहते हैं, चलो देखते हैं, दुल्हन वापस आ चुके हैं, हमें तो यहाँ पर किंगजू को देखना है। हम देखना चाहते हैं कि दुल्हन बनकर वो कैसी लगती है, लेकिन अफसोस कि उसने घूंघट किया होगा, वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। हमारी फैमिली का कचरा उसका चेहरा सबसे पहले देखेगा। जाउची अपनी वाइफ को लेकर सीधा अपने पैट्रियार्च और बाकी के एल्डर्स के पास अंदर जाता है, जहाँ पर उसके पैट्रियार्च बैठे होते हैं। पर सबसे पहले वो पैट्रियार्च के सामने दोनों झुकते हैं, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने झुकते हैं। उनके पैट्रियार्च को उन दोनों की शादी से जरा भी खुशी नहीं हो रही, उसके चेहरे से पता चल रहा है। वहाँ पर उसके जो कुछ कजन्स खड़े होते हैं, वो चिल्लाकर कहते हैं, ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है? हमारे साउथ सेक्टर में बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं जो कि इस कचरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। यहाँ पर किंगजू को इस लड़के से शादी क्यों करनी थी? मैं सभी तो किसी के साथ शादी कर सकती थी। जबकि आंटी उन सभी से कहती है, तुम सभी लोग यहाँ पर गलत हो। ये तो किंगजू के लिए बहुत ही आनर की बात है कि उसकी शादी यंग मास्टर जाउची के साथ हो रही है। जबकि कजिन आंटी से कहता है, तुम सभी लोग किंगजू के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक रेयर टैलेंट है, अब इसको जाउची के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हैं? साथ बैठे हुए कुछ और लोग भी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अरे सिटी की नंबर 1 ब्यूटी यहाँ के नंबर 1 कचरे के साथ शादी कर रही है, इन दोनों की तो बहुत ही अच्छी जोड़ी बन गई है। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं। वहीं पर उनके फर्स्ट एल्डर बैठे होते हैं, वो जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और फिफ्थ एल्डर से कहते हैं, तुम अपने ग्रैंडसन के लिए एक बहुत ही अच्छी वाइफ लेकर आए हो, जहाँ पर तुम्हें इसकी शादी के ऊपर कंग्रेचुलेट करता हूँ। बाकी के एल्डर्स भी उसे कहते हैं, फिफ्थ एल्डर सभी लोग भी यहाँ पर तुम्हें इस बारे में मुबारकबाद देते हैं कि तुम अपने ग्रैंडसन के लिए बहुत ही अच्छी वाइफ लेकर आए हो। एल्डर उन सभी से कहते हैं, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे पोते की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए आए, जरा यहीं पर रुको, हम लोग बाद में ड्रिंक्स करेंगे। लेकिन वो एल्डर्स उसे कहते हैं, नहीं हमें अभी और बहुत ज्यादा काम करने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ऐसी फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा। एल्डर जो बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाते हैं। सेकंड एल्डर भी उसे कहते हैं, मुझे भी एक जरूरी काम करने के लिए जाना है। थर्ड एल्डर भी कहते हैं, हाँ मुझे भी जाना है। ये बात सुनते ही फिफ्थ एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उनसे कहते हैं, तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो। पता है कि तुम सभी लोग ये सब कुछ जानबूझकर कह रहे हो। तुम्हें पता है कि आज मेरे पोते की शादी का दिन है, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर इस शादी को एंजॉय नहीं कर सकते और मेरे साथ ड्रिंक नहीं कर सकते? तुम सभी लोग इस बार में भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम लोग भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो एल्डर चिल्लाकर उनसे कहते हैं, फिफ्थ एल्डर आपको अपने गुस्से को शांत करना होगा। आप यहाँ पर गुस्से के साथ हम सभी के ऊपर अटैक करके हमसे किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर आप मर जाते हैं तो आपके मरने के बाद आपके इस बेकार से पोते का ध्यान कौन रखेगा? तो ये बात सुनते ही वहीं पर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पोता बेकार है, इसी वजह से वो उनके साथ बहस नहीं कर सकते। जाउची भी इस बात से काफी गुस्सा होता है कि उसकी वजह से उसके ग्रैंडपा की काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। तो वहीं पर एक ग्रैनी आगे बढ़ती है और उन सभी से कहती है, तुम सभी लोग अपनी बातें बाद में करना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को उसके रूम तक छोड़ कर आते हैं। नेक्स्ट सीन दूल्हा दुल्हन के रूम का दिखाया जाता है। दुल्हन अपने रूम में घूंघट करके बैठी होती है, जबकि जाउची भी वहीं पर होता है। किंगजू जाउची से कहती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर की वहाँ पर काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई, बाकी के सभी लोग तुम्हारी वजह से तुम्हारे ग्रैंडफादर की काफी ज्यादा इंसल्ट करते हैं। जाउची टॉपिक को चेंज करने के लिए उसे कहता है, तुमने इतना कुछ क्यों पहन रखा है, ये सब कुछ उतार दो, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। मैं नहीं चाहता कि इन सभी भारी चीजों की वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा भारी लगती है। किंगजू जल्दी से सब कुछ उतार देती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। ये देखकर तुम्हारा जाउची भी शर्माना शुरू कर देता है और कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। किंगजू से कहती है, तुम्हारा मूड तो बड़ी जल्दी चेंज हो गया, तुम्हारे बारे में जितना सुना था कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम इतने ज्यादा वीक हो। क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल वजह है अपनी कल्टीवेशन को छुपाने की? जाउची से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरी मेरिडियंस ब्लॉक हैं, पास कल्टीवेशन की कोई भी मिस्टिक पावर्स नहीं है। किंगजू उसकी बात सुनने के बाद इस बात को कंफर्म करने के लिए जल्दी से उसके ऊपर झपट पड़ती है, उसे नीचे की तरफ गिरा लेती है और साथ ही उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अटैक करती है। किंगजू के पास जो कल्टीवेशन की पावर है वो आइस की कल्टीवेशन की पावर है, उसके पास आइसी मिस्टिक पावर्स हैं। वो उसकी चेस्ट को वहाँ पर जमा देती है। इससे हमारा जाउची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन साथ ही वो काफी हैरान हो जाता है कि उसने उसके ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि वो तो उसकी कल्टीवेशन को चेक कर रही है कि क्या उसके पास मिस्टिक पावर्स हैं या नहीं। किंगजू से कहती है, जाउची तुमने कहा कि तुम जब पैदा हुए थे तब से तुम्हारी मेरिडियंस ब्लॉक है, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मेरिडियंस पैदा होने के वक्त ठीक थी, उसके बाद तुम्हारी मेरिडियंस को किसी ने जानबूझकर ब्लॉक किया है। जाउची इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब
है। किंगजू से कहती है अभी अभी मैंने इसी चीज को चेक किया है कि तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए जो मेडियंस थी उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। तुम बहुत ज्यादा यंग थे, इसी वजह से तुम्हें इस बारे में याद नहीं है, लेकिन अब इस बात का पता होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मेडियंस को दोबारा हील नहीं किया जा सकता। जाओची से कहता हाँ ऐसा हो सकता है, शायद मेरी मेडियंस को कभी ठीक ना किया जा सकता हो। हाथी वो अपनी बॉडी के ऊपर से आइस क्रिस्टल को उठाता और कहता है लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन के बारे में क्या? इतना मुझे पता है, हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं है जिसके पास आइस का एलिमेंट की कल्टीवेशन पावर हो। तुम्हारे पास आइस की मिस्टिक पावर्स हैं। किंगजू से कहती है अभी मैंने जिस टेक्निक को यूज किया है इसको आइसी क्लाउड टेक्निक कहा जाता है। जिसकी बात सुनने के बाद बहुत सा चौंक जाता है और कहता है तो आइसी क्लाउड पैलेस वालों की टेक्निक है। अज़ूरे क्लाउड किंगडम के 4 सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक बड़ा सेक्टर है। किंगजू से कहती है मैं आइसी क्लाउड पैलेस की एक स्टूडेंट हूँ और इस बारे में मेरे फादर के अलावा और किसी को भी नहीं पता, और अब सिर्फ तुम्हें पता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारे फादर को भी इस बारे में अच्छी तरह से पता था। तुम्हारे फादर ने एक बार मेरी जान बचाई थी, लेकिन वो उन असैसिन्स के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और उन असैसिन्स के हाथों से मेरी वजह से मारे गए। किंगजू जाओची से कहती है हाँ मुझे पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से तुमसे शादी कर रही हूँ ताकि मैं उनके एहसान का बदला चुका सकूँ, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की। लेकिन मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, हम दोनों ने जहाँ पर शादी तो कर ली है, हम लोग कभी भी एक रियल का कपल नहीं बन सकते। और साथ ही वहाँ पर वो अपनी स्पिरिट को रिलीज करती है और नीचे के ग्राउंड को पूरे का पूरा आइस बना देती है। कहती है तुम्हें मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ पर ये बात भी बताती हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ रिलेशन क्यों नहीं रख सकती। अब जबकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं आईसी क्लाउड सेक्टर की एक मेंबर हूँ और उनकी डिसाइपल हूँ। अगर मुझे आईसी क्लाउड टेक्निक को मास्टर करना है तो मेरा दिल भी बर्फ की तरह बहुत सा ठंडा होना चाहिए। आईसी क्लाउड पैलेस सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को भी एक्सेप्ट करता है, सिर्फ ऐसी फीमेल डिसाइपल्स को जिनके अंदर कोई भी ऐसा इमोशन ना हो, जिनका किसी के साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप ना हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकती क्योंकि मुझे आईसी क्लाउड पैलेस का डिसाइपल बनना है, चाहे वो शख्स मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे साथ भी कोई रिलेशन नहीं रख सकती। जाओची उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। उसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है यंग मास्टर प्लीज बाहर आ जाएं, वाइन पीने का वक्त है। तो जाओची जल्दी से भागता हुआ दरवाजे से बाहर चला जाता है और उसे कहता है अब मैं वाइन पीने के लिए जा रहा हूँ। वो उसे कहती है ठीक है तुम जा सकते हो, और जाओची भागता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे ही वहाँ से जाता है उसी वक्त किंगजू की टीचर वहाँ पर अपीयर होती है। वो उसे कहती है किंगजू जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक लड़के से शादी करना चाहती हो, इसी वजह से तुम वापस आई थी। मैंने तुम्हें इसकी इजाजत दे दी थी, लेकिन अब तुम्हें वापस आना होगा ताकि हम लोग तुम्हारी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके। आईसी क्लाउड पैलेस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है मास्टर प्लीज मुझे एक और महीना दे दें, आज ही तो मेरी शादी हुई है। अगर मैं आज ही की रात यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड का नाम बदनाम हो जाएगा, सभी लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। एक महीना मुझे और दे दे, एक महीने के बाद मैं आईसी क्लाउड पैलेस में आ जाऊंगी। मास्टर से कहती है ठीक है, अब जबकि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है तो मैं तुम्हें एक महीना और दे देती हूँ, लेकिन एक महीने के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़कर मेरे पास आना होगा। किंगजू से कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो अपने मास्टर से कहती है मास्टर क्या वाकई में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड की बॉडी के अंदर जो टूटी हुई मेरिडियंस हैं उनको ठीक कर सकूं। मास्टर से कहती है किंगजू तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम उस लड़के की केयर करती हो, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी भी एक लिमिट है, मैं उस लड़के की मेरिडियंस को ठीक नहीं कर सकती। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। वो सारी एल्डर्स वहाँ पर बैठे होते हैं और हमारा जाओची भी वहीं पर होता है। वो उन सभी के सामने वाइन देता है, उन सभी एल्डर्स को वाइन पिला रहा होता है। वैसे कोई भी एल्डर उसकी वाइन लेने के बाद खुश नहीं होता, जबकि एक एल्डर तो वहाँ पर थूकते हुए ये कह देता है तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हो गया, एक बहुत ही खूबसूरत फूल को एक कचरे के ढेर के ऊपर लगा दिया गया है। तो हमारा जाओची उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं चाहूँ तो इन सभी की वाइन में यहीं पर जहर मिलाकर इन सभी को मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पर मारना नहीं चाहता क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड के जरिए पॉइजन की वजह से मारा गया था। यहीं पर जाओ लॉन्ग भी आ जाता है। जाओ लॉन्ग एक बड़ा सा वाइन का मटका लेकर आता है और जाओची से कहता है लिटिल बॉय जाओची चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम तो आज के हमारे दूल्हा हो तो तुम्हें हमारे साथ पीना चाहिए। जाओची उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं पी सकता क्योंकि मैं अल्कोहल पीने में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तो जैंग से कहता है ये क्या बात हुई, आज तो तुम्हें पीना चाहिए, हम दोनों तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहते हैं, तो क्या तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ पर ड्रिंक नहीं करना चाहोगे। जाओची उनसे कहता है चलो ठीक है फिर मैं अपने भाइयों के साथ ड्रिंक करता हूँ। जहाँ पर एक और बात पता चलती है कि जाओची की बॉडी के अंदर जो ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड है वो एक स्टोरेज रिंग की तरह भी काम करता है, यानी कि उसके अंदर वो चीजें रख सकता है जैसे कि दूसरी सीरीज के अंदर हमने स्टोरेज रिंग्स देखी है। जाओची उनसे कहता है चलो फिर ठीक है यहाँ पर पीते हैं। सीन 4 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। उसके दोनों कजन पी कर वहीं पर टली हो जाती है, जबकि जाओची ने अपनी ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड को यूज करते हुए उस सारी वाइन को अपनी ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड की स्पेस के अंदर रख लिया होता है। जाओची वहाँ से बाहर निकल आता है और कहता है शुक्र है कि मेरे पास ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड की स्पेस है। मेरी ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड की स्पेस तो इस पूरे के पूरे मेंशन से भी ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर तो मैं बहुत सारी वाइन को स्टोर कर सकता हूँ और इन सभी को लगा था कि ये मेरा मुकाबला कर सकते हैं। जाओची वहीं पर खड़े खड़े अपने आसपास देखता और कहता है चलो अपनी ह्यूमनली पॉइजन ब्रीड की स्पेस के अंदर से सारी वाइन को बाहर बहा देते हैं। वहीं पर
साइड के ऊपर खड़ा हो जाता है, अपने हाथ को आगे करता है और अपने हाथ के अंदर से सारी वाइन को बाहर की तरफ निकाल रहा होता है, क्योंकि हिमालय पॉइजन बीड का एग्जिट उसके हाथ के अंदर है। वहीं पर पीछे दो नौकरानियां खड़ी होती हैं, वो उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, ये तो बहुत ज्यादा बेशरम है, हमने इसके बारे में सुना था कि ये कचरा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बेशरम भी है। देखो जरा, ये वहीं पर दरवाजे के सामने खड़ा होकर सुसु कर रहा है। जाओची वहीं पर वाइन को वेस्ट करते हुए सोच रहा होता है, अगर मैं ऐसे ही अपने रूम में वापस चला गया तो ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, चलो वापस चल के कुछ नौटंकी करते हैं। अपनी वाइफ के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करता हूँ। तो वो अपने हाथ के अंदर से वाइन को अपने मुंह के ऊपर मार लेता है और कहता है, वापस जाकर नाटक करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा पी के टल्ली हो चुका हूँ, फिर उसके साथ कुछ मजे करना चाहता हूँ। ऐसे वो अपने हाथ के अंदर से वाइन निकाल कर अपने मुंह पर लगाता है, तो वो दोनों नौकरानियां और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, यंग मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार है, जी तो अपने ही सुसु के साथ अपना मुंह धो रहा है। और वो दोनों ही वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन जाओची के रूम का दिखाया जाता है। जाओची टल्ली होने का नाटक करते हुए अंदर आता है, वो दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही कहता है, मेरी प्यारी वाइफ, है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, चलो जल्दी से मुझे एक प्यारा सा हक दे दो। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, उसी वक्त उसकी वाइफ उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है और हमारा जाओची उड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है। और इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, चिल्लाकर कहता है, ये क्या बकवास है, तो बस उसके साथ थोड़ा सा मजाक करने वाला था, लेकिन उसने तो मुझे उठाकर ही बाहर फेंक दिया। ये लड़की तो वाकई में इस बारे में सीरियस है कि ये मेरे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती, ये जहाँ पर अपने हस्बैंड को पहली ही रात मारना चाहती है। दरवाजे पे नॉक करता है और उसे कहता है, किंगजू जल्दी से दरवाजा खोल दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अगर किसी ने मुझे रूम के बाहर देख लिया तो सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम वाकई में ऐसा चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम लेकर सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं? तो किंगजू उसके लिए दरवाजा खोल देती है। ऐसी दरवाजा खुलता है तो जाओची अंदर आने के बाद फिर से उसे कहता है, चलो हम लोग अपनी स्वागरात को स्टार्ट करते हैं। जैसे वो अंदर आता है तो किंगजू उसे कहती है, तुम हर वक्त मुझसे 5 कदम दूर रहना, और दूसरी बात, मुझे कभी भी हनी या वाइफ कह के मत बुलाना। जाओची उसे कहता है, तो फिर मैं सोऊंगा कहाँ पर? किंगजू से कहती है, तुम बिस्तर के ऊपर सो सकती हो, मैं जहाँ पर नीचे ग्राउंड के ऊपर सो जाऊंगा। किंगजू से कहता है, नहीं, मैं अपनी प्यारी वाइफ को जमीन के ऊपर कैसे सोने दे सकता हूँ, तुम बिस्तर के ऊपर सो जाओ, मैं जहाँ पर नीचे सो जाऊंगा। किंगजू से कहती है, चलो फिर ठीक है, ये सेटल हुआ, तुम यहीं पर फर्श पर सो जाओ, मैं बिस्तर पर सोने वाली हूँ। जाओची सोच रहा होता है, मैंने तो इसे ऑफर दी थी, मुझे तो लगा था ये कहेगी कि ठीक है तुम मेरे साथ बिस्तर पर ही सो जाओ। जाओची उसे कहता है, लगता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैंने थोड़ी देर पहले जो भी किया था वो सिर्फ एक नाटक था, मैंने सच में नहीं पी, मैं ड्रंक नहीं हूँ। किंगजू उसे कहती है, हाँ जी बात मुझे पता है, तुम वहाँ पर नाटक कर रहे थे और मैंने तुम्हें कहा कि मुझे दोबारा हनी मत कहना। जाओची उसे कहता, हम दोनों की शादी हुई है और हमने सारी की सारी रस्मों को भी पूरा किया है, तो फिर मैं तुम्हें हनी क्यों नहीं कह सकता, तुम मेरी वाइफ हो। किंगजू से कहती है, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो कि जहाँ पर दिल करे वहीं पर सुसु कर देते हैं। जाओची से कहता है, मैं तो बस वहाँ पर वाइन को बहा रहा था, मैं वहाँ पर सुसु नहीं कर रहा था। से कहती है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और जाओची उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। तो यहीं पर हमारा जाओची अपने रूम से रात के वक्त बाहर निकल आता और कहता है, शादी से पहले मैं अच्छा वाला बिस्तर के ऊपर सोया करता था, अब जबकि मेरी शादी हुई है मुझे ठंडे फर्श के ऊपर सोना पड़ रहा है, इससे अच्छा ये था मैं शादी करता ही ना। मेरे पास कल्टीवेशन की पावर होती तो मैं अपनी वाइफ को जबरदस्ती बिस्तर के ऊपर गिरा लेता और वो सब कुछ करता जो एक पति पत्नी के साथ करता है। पर अफसोस मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कल्टीवेशन की पावर भी नहीं है और उसकी पावर्स मुझसे ज्यादा है, मैं उसके साथ ये भी नहीं कर सकता। जाओची कहता है, तो क्या मेरी मैगनियन सारी जिंदगी ऐसी ही रहने वाली है, क्या मैं दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा? इसी वक्त उसके हाथ के ऊपर जो हिमालय पॉइजन बीड होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। जाओची कहता है, लास्ट टाइम मेरी पुरानी लाइफ में हिमालय पॉइजन बीड टोटल 6 बार चमका था और जब भी ये चमका था तब मुझे स्पेशल ट्रेजर्स मिला करते थे। अब ये यहाँ पर चमक रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्पेशल ट्रेजर मुझे मिलने वाला है। अपने हिमालय पॉइजनस बीड की लाइट को ट्रैक करता हुआ सामने की तरफ चला जाता है। वो अपने गार्डन में जाता है, वो गार्डन में जाकर ग्रास के पास बैठ जाता है। वहाँ पर घास के अंदर वो कुछ ढूंढ रहा होता है क्योंकि वहीं पर उसकी लोकेशन दिखाई जा रही होती है। अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है, हिमालय पॉइजनस बीड तो यहीं पर चमक रहा है, इसकी लोकेशन गलत कैसे हो सकती है? लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो किसी न किसी ट्रेजर को होना चाहिए था। जाओची अपने हाथ से निकलने वाली लाइट को वहाँ पर उस घास के ऊपर डालता है। जैसे ही वो उस घास के ऊपर अपनी लाइट को डालता है तो वहाँ पर नीचे से कुछ घास चमकना शुरू हो जाती है। जाओची उस घास को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हिमालय पॉइजनस बीड की लाइट के अंदर शो हो रही है, जबकि वैसे ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ये तो एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है, को हिडन स्टार हर्ब कहा जाता है। जहाँ पर तो इसके 2 पौधे हैं, एक पौधा भी इसका बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन मेरे हाथ में 2 लग गए हैं। अपनी पिछली लाइफ में मैं पूरे 24 साल में सिर्फ एक ही पौधे को देख पाया था और जहाँ पर मैंने एक साथ 2 को देख लिया। जाओची कहता है, ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है, ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसको हासिल करने के लिए एक इंसान दूसरे की जान भी ले सकता है। किसी ने जहाँ पर इसको मेरे हाथ में देख लिया वो तो जरूरी मुझे मार डालेगा। जल्दी से इसे मैं अपनी हिमालय पॉइजनस बीड की स्टोरेज स्पेस में रख लेता हूँ और उसे अपने हाथ के अंदर रख लेता है। इसी वक्त उसे वहाँ पर कुछ और महसूस होता है। साइड पर देखता और कहता है, अब यहाँ पर और क्या है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई और ट्रेजर भी है? कि मेरा हिमालय पॉइजनस बीड तो चमक नहीं रहा, तो फिर यहाँ
यहाँ पर एक और ट्रेजर कैसे हो सकता है। वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक लड़की पड़ी होती है। वो लड़की वहाँ पर बेहोश होती है, फटे फुटे कपड़ों में वो बेहोश लड़की वहाँ पर पड़ी होती है। पर क्योंकि काफी अंधेरा होता है, साउची कहता है लगता है कि वहाँ पर कोई इंसान है कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये कोई डेड बॉडी है या फिर यहाँ पर कोई बेहोश है। जैसे वो उसके करीब पहुँचता है तो वो कहता है ये तो एक लड़की है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो उस लड़की की उम्र हमारी साउची से थोड़ी कम होती है, इसी वजह से वो उसे लिटिल गर्ल कहता है। वो उसे कहता है लिटिल गर्ल तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तो उसकी गाल को उंगली से टच करता है लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं आता। फिर वो अपने हाथ की मदद से उसकी गाल के ऊपर पिंच करता है। जैसे वो उसे पिंच करता है उसी वक्त उसके हाथ के ऊपर काफी सारा पॉइजन चढ़ जाता है। कुछ इस बात से बहुत सा हैरान होता है और अपने हाथ को जल्दी से पीछे की तरफ खींच लेता है और साथ साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो अपनी ही वाली पॉइजन बीड को यूज करते हुए अपनी बॉडी से उस पॉइजन को निकाल रहा होता है। वो वाला पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। साउची कहता है इस लड़की की बॉडी के अंदर तो बहुत ही टेरिफाइंग पॉइजन है, सिर्फ इसको टच किया और मेरी बॉडी के अंदर ये पॉइजन चला गया। अगर मेरे पास ही वाली पॉइजनस बीड नहीं होता तो मैं तो अब तक मर चुका होता। साउची अपनी बॉडी से ही वाली पॉइजनस बीड की मदद से सारे पॉइजन को निकाल देता है। उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है, कहता है ये लड़की कौन हो सकती है और इसको पॉइजन किसने दिया। पर ये वाला पॉइजन बहुत ज्यादा स्पेशल और टेरिफाइंग है, पता नहीं ये पॉइजन किसने बनाया है। वहाँ पर अपने हाथ की तरफ ही देख रहा होता है। किसी वक्त वो लड़की उठती है और उसकी उंगली को पकड़ लेती है, उठकर बैठ जाती है। साउची से कहती है क्या वाकई में तुम्हारे पास ही वाली पॉइजनस बीड है। साउची हैरान होकर उसे कहता है क्या तुम्हें ही वाली पॉइजनस बीड के बारे में पता है। छोटी लड़की ने उसकी उंगली को पकड़ा होता है, वो उसकी उंगली के ऊपर बाइट करती है और उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है। साउची चिल्लाकर उसे कहता है छोटी लड़की ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरा ब्लड क्यों पी रही हो। साथ ही उसे झटका देता है और पीछे की तरफ गिरा देता है। जैसे वो उसे पीछे की तरफ झटका देता है वहाँ पर धुआं निकलता है, सिर्फ उसके कपड़े वहाँ पर रह जाते हैं। तब वो लड़की उसकी ही वाली पॉइजनस बीड के अंदर चली जाती है। वो जिस बात से बहुत सा हैरान होता है, कहता है वो लड़की तो डिसअपियर होगी, वो तो मेरी स्टोरेज स्पेस के अंदर चली गई है। तुम्हारा साउची वहीं पर अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर देखता है। वो अपने माइंड को उसके अंदर ले जाता है और कहता है चलो देखते हैं कि वो कहाँ पर गई। तो अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर जाता है तो वो लड़की उसकी स्टोरेज स्पेस के अंदर ही होती है और अपने आप को हील कर रही होती है। साउची कहता है इसकी बॉडी के अंदर बहुत सा पॉइजन है और ये मेरी स्पेस के अंदर आकर ही वाली पॉइजनस बीड को यूज करते हुए अपनी बॉडी से पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये ही वाली पॉइजनस बीड तो मेरी बॉडी के साथ मिक्स हो चुका है, तो फिर ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे आ गई। नहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की ने मेरा ब्लड पिया है, इसी वजह से ये मेरी बॉडी के अंदर मेरी स्टोरेज स्पेस के अंदर आ सकी है। साउची जब उसकी तरफ देखता है तो क्योंकि उस लड़की के कपड़े तो बाहर ही रह गए थे, वो उसको देखकर अति शर्मा भी रहा होता है। अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मुझे इस लड़की को अपनी स्पेस में नहीं रखना, तो सबसे पहले इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। कि मैं इसे अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर फ्री में तो रहने नहीं दे सकता, चलो पहले इससे अपनी कीमत वसूलते हैं। लेकिन साथ ही वो अपने हाथ को पकड़ लेता है और कहता है नहीं मैं इसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता, ये तो मुझसे छोटी है, ये एक बच्ची है, तो मुझे इसके साथ कुछ करना ही है। तो पहले इसे स्पेस में रहने देते हैं, 2 साल के बाद जब ये बड़ी हो जाएगी फिर इससे कीमत वसूलेंगे। साउची वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद साउची कहता है तो बस उसकी आइडेंटिटी चेक करने वाला था, अब मैं इतना भी डरकी इंसान नहीं हूँ, एक छोटी बच्ची को टच करूँ। उसी वक्त उसकी आंटी पीछे से आ जाती है और उसे कहती है साउची तुम यहाँ पर किसकी बॉडी को टच करने की बात कर रहे हो। साउची काफी ज्यादा घबरा जाता है और आंटी से कहता है आंटी नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो किसी को भी टच करने की बात नहीं कर रहा। आंटी उसे कहती है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था, आज तो तुम्हारी शादी की पहली रात है। साउची उसे कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं आसमान पर तारे देखने के लिए चला आया। मुझे सोच रहा था मैं अपनी आंटी को इस बारे में नहीं बता सकता कि शादी की पहली रात मेरी बीवी ने मुझे किक मारकर बाहर फेंक दिया, वरना यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। साउची आंटी से कहता है आंटी लगता है कि तुम भी मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान थी, इसी वजह से तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर आई हो, तुम सो भी नहीं पा रही। उसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी यहाँ पर तारे देखने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। साथ ही आंटी अपने आप में सोच रही होती है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर नींद आएगी, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। साउची आंटी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो ठीक है फिर अपनी पुरानी जगह पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर दोनों एक साथ बैठकर तारे देखते हैं। तो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। साउची आंटी से कहता है हम लोग एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर इस दरख्त के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, काफी वक्त गुजर चुका है। उसे कहती है मुझे सर्दियों की वो रात आज भी याद है, हम दोनों एक साथ बाहर आकर बैठ गए थे और आसमान की तरफ देख रहे थे और वहीं पर बैठे बैठे हम दोनों को नींद आ गई। हमें ये बात भी याद नहीं रही कि उस रात बर्फ पड़नी थी और पूरी रात वहाँ पर बर्फ पड़ती रही और सुबह के वहाँ पर छोटे छोटे तो स्नोमैन बन गए थे और ग्रैंडपा वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उसके बाद हमें पूरे 2 दिन लगे उस ठंड से बचने के लिए, हम पूरे 2 दिन तक आग के सामने बैठे रहे, आग को सेकते रहे। साउची से कहता हाँ मुझे याद है और हमें बहुत ही कड़वा सा सूप भी पीना पड़ा था, वो भी पूरे 2 दिन तक। तो यहाँ पर जब ये दोनों आपस में हंस कर बातें कर रही होती हैं तो यहीं पर इनके इमोशंस आगे बढ़ जाते हैं। साउची आगे बढ़ता है और आंटी के करीब हो जाता है और उसे कहता है आंटी तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। वो उसके मुँह पे हाथ रखती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, जब हम छोटे बच्चे थे तब हम ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम ये नहीं कर सकते और अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। साउची उसे कहता है लेकिन आंटी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। आंटी उसे कहती है अगर तुम ऐसा करना
करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। जाओची उसे कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो मेरी आंटी हो, मैं आंटी के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। आंटी भी उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। जल्दी से अपने आसपास देखती है कि कहीं किसी ने इसकी बात को सुन तो नहीं लिया। जाओची उसे कहता है आंटी तुम इतनी परेशान क्यों और आसपास क्यों देख रही हो। आंटी उसे कहती है तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो, तुम किसी और लड़की से शादी करने की बात करना भी मत। किंगजू ने ये बात सुन ली तो वो बहुत सा गुस्सा हो जाएगी। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है मुझे जिया किंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। किंगजू अगर ये बात सुन भी लेती है तो मुझे इसका जरा भी डर नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मैं ये बात उसके सामने भी कह सकता हूँ। मैं तो शुरुआत से ही किंगजू के साथ शादी नहीं करना चाहता था, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। आंटी उसे कहती है तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो सकता। जाओची उसे कहता है ठीक है अब इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आंटी उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करती हूँ। हम दोनों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि हम दोनों का रिश्ता अलग है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए इतना ही काफी है। तो वहीं पर उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है। वो दोनों वहीं पर पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो रात जब गहरी हो जाती है जो वहाँ पर जाओची को कंबल देने के लिए आती है। वो जब उन दोनों को वहाँ पर सोया हुआ देखती है तो वो उन दोनों के ऊपर कंबल देकर वापस चली जाती है। अगले वक्त जाओची जब अपनी आँख खोलता है तो वो नीचे की तरफ देखता है कि उन दोनों के ऊपर किसी ने कंबल दिया हुआ। वो कहता है ये कंबल तो मेरे ही रूम का है, लेकिन मेरे रूम का कंबल यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंगजू मुझे कंबल देने के लिए आई थी और उसने हम दोनों को यहाँ पर एक साथ देख लिया, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर कंबल देकर चली गई है। का मतलब तो यह कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा अच्छी है और उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। तो अब जबकि सुबह हो चुकी है तो सुबह के वक्त पैट्रियार्च के रूम का भी एक सीन दिखाया जाता है। पैट्रियार्च के रूम के बाहर एक लड़का अपने हाथ में एक नोट लेकर भागता हुआ आता है और पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च जल्दी से यहाँ पर आओ, एक बुरी खबर है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं क्या हुआ, चलो जल्दी से बताओ, इतनी सुबह सुबह कौन सी बुरी खबर है। लड़का पैट्रियार्च से कहता है साउथ सेक्टर की तरफ से हमारे लिए एक समन आया है। पैट्रियार्च भी साउथ सेक्टर का नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साउथ सेक्टर बहुत बड़ा है जबकि ये लोग जाओ क्लैन से हैं। जाओ क्लैन जाओ सेक्टर की एक बहुत ही छोटी सी ब्रांच है जो कि आगे जाके हमें पता चलेगा। पैट्रियार्च काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं जाओ जाकर सारे एल्डर्स को इकट्ठा करो, मीटिंग रूम में सभी मिलेंगे। नेक्स्ट सीन हमारे जाओची का दिखाया जाता है। जाओची रात बाहर सोने के बाद अपने रूम में वापस आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही धीरे से दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, डर रहा होता है कहीं किंगजू काफी ज्यादा गुस्सा ना हो। जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंचता है किंगजू दरवाजा खोल देती है और कहती है तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि रात को तुम्हें वहाँ पर बहुत ही अच्छी नींद आई और तुम्हारा वापस रूम में आने का दिल नहीं कर रहा। जाओची उसे कहता है नहीं नहीं मुझे इतनी अच्छी भी नींद नहीं आई। साथ ही वो सोच रहा होता है इसे लगता है कि मुझे पेड़ के नीचे बहुत ही अच्छी नींद आई है क्योंकि मेरा बिस्तर तो इसने छीन लिया है। इसी वक्त जाओची को कुछ महसूस होता है। वो जल्दी से आगे बढ़ता है और बेडशीट को वहीं पर खराब कर देता है। जल्दी से आगे बढ़कर किंगजू का हाथ पकड़ लेता है। किंगजू से कहती है जाओची ये तुम क्या कर रहे हो। उसी वक्त उन्हें बाहर से ग्रैंडपा की आवाज आती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं किंगजू क्या तुम अपने हस्बैंड को अभी भी जाओची कह रही हो, तुम्हें तो इसे हनी या हस्बैंड कहना चाहिए। किंगजू भी इस बात से काफी घबरा जाती है। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं तुम दोनों तो काफी जल्दी उठ गए। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रैंडपा जाओची और किंगजू के रूम में आते हैं। जाओची उस वक्त नौटंकी करना स्टार्ट कर देता है। वो किंगजू का हाथ पकड़ लेता है और उसे हनी हनी कह रहा होता है जबकि किंगजू उसे उसका नाम पुकार रही होती है। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं किंगजू ये क्या तुम इसका नाम क्यों पुकार रही हो, ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें इसे हनी या हबी कहना चाहिए। जाओची ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आप तो काफी ज्यादा जल्दी उठ गए। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं तुम दोनों भी तो ज्यादा जल्दी उठ गए हो, तुम्हें तो अभी तक सोया होना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसी वक्त एक लड़का उनके पास आता है और 5th एल्डर से कहता है 5th एल्डर पैट्रियार्च ने आपको मेन हॉल में बुलाया है, हमारे पास एक नया समन आया, आपको वहाँ पर मीटिंग में जाना होगा। उन दोनों से कहते हैं ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, कि मीटिंग रूम में मुझे जाना ही पड़ेगा, तुम दोनों आराम से आराम करो। और ग्रैंडपा उस लड़के के साथ मेन हॉल की तरफ चले जाते हैं जबकि जाओची वहीं पर खड़ा बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। जाओची कहता है मुझे अचानक से किलिंग इंटेंट कहाँ से महसूस हो रहा है कि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, इसी वजह से किंगजू काफी ज्यादा गुस्से में होती है। जाओची जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हटता है और उसे कहता है किंगजू मैंने तो बस सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, मेरी इसके अलावा और कोई भी बुरी इंटेंशंस नहीं थी। किंगजू से कहती है अगर दोबारा तुमने मेरी बॉडी को टच किया तो उसके बाद देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जाओची से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो, हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी है, मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ कि हम दोनों पति पत्नी है तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर मैं तुम्हारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी टच करूँ। किंगजू से कहती है तो इसका मतलब तुम मेरे बॉडी पार्ट्स को टच करना चाहते हो, यानी कि तुम मेरे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करना चाहते हो। जाओची से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं टच करना चाहता हूँ, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं होंगे तो फिर हम दोनों का रिलेशनशिप आगे कैसे डेवलप होगा। इसी वक्त जाओची को बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है। जाओची कहता है ये क्या अचानक से मुझे ठंड क्यों महसूस हो रही है। किंगजू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी आइस कोल्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करती है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और कहती है तो तुम मेरे पार्ट्स को टच करना चाहते हो। जाओची बहुत सा घबरा जाता है और उसे कहता है नहीं नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें
टच नहीं करूंगा, दोबारा मैं तुम्हारे करीब से भी नहीं गुजरूंगा, इस बार मुझे छोड़ दो। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। पैट्रियार्च वहाँ पर बैठे होते हैं सेंटर वाली चेयर पर और बाकी के सारे एल्डर साइड पर बैठे होते हैं। पैट्रियार्च उनसे कहते हैं, मैंने तुम लोगों को सारी बात बता दी है जो कि इस लेटर के अंदर लिखा हुआ था, अब तुम्हें जाकर बाकी के सारे यंग लड़कों को इस बारे में बताना होगा। फर्स्ट एल्डर बहुत खुश होते हैं। पैट्रियार्च से कहते हैं, मुझे तो इस बात से कोई मसला नहीं है, मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा पोता इस मिलियन में से एक चांस को जरूर हासिल करे, कि ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलने वाला। बाकी के एल्डर्स भी कहते हैं, हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे ग्रैंडसन या फिर हमारे बेटे इस चांस को जरूर ऑक्यूपाई करें। लोग किसी दूसरे की तरह तो नहीं है जिसका पोता तो इस लायक भी नहीं है। फिफ्थ एल्डर की तरफ देखकर बात कर रहे होते हैं। फिफ्थ एल्डर यहाँ पर फिर से एक बार शर्मिंदा हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। जैसे वो जाकर अपने ग्रैंडसन्स को ये बात बताते हैं तो वो सभी लोग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग भी यहीं पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो एक पेड़ के ऊपर पंचेस मार रहा होता है। वो लोग कहता है, काफी दिनों के बाद ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करके मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। साउची वहीं से गुजर रहा होता है। साउची कहता है, इन सभी को अचानक से क्या हो गया है, ये लोग सभी तो ट्रेनिंग नहीं करते, आज अचानक से इनको क्या हुआ कि ये सभी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहीं पर एक लड़का चापलूसी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपने सामने एक पुतले को खड़ा करके उसके सामने घुटने झुकाकर कह रहा होता है, तुम लाखों करोड़ों में एक हो, तुम आसमान के ऊपर चमकते हुए तारे की तरह हो, बहुत ज्यादा हैंडसम हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जूते भी साफ कर दूंगा। वो लड़का कहता है, अगर यहाँ पर चापलूसी की बात की जाए तो मुझसे ज्यादा और कोई भी महान नहीं है, कि पूरे जाओ सेक्टर में सिर्फ मैं ही हूँ जो कि इस तरह की मीठी बातें करके काम निकलवा सकता हूँ। पर वो ऑफिशियल यहाँ पर आ जाए, देखना मैं उसके सामने इस तरह की बातें करके चांस मैं ले लूंगा। जाउची उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। जाउची कहता है, पता नहीं इन सभी को हुआ क्या है, कोई वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, कोई यहाँ पर तलवे चाटने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। उसी वक्त ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं। जाउची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आपको क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रहे हैं। ग्रैंडपा से कहते हैं, हमारे जाओ सेक्टर के साथ कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। ग्रैंडपा साउची को इस बारे में बताते हैं। वो साउची से कहते हैं कि जाओ सेक्टर से कोई बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है, वो अपने एक ऑफिशियल मेंबर को यहाँ पर भेजने वाले हैं इस छोटे से जाओ क्लैन में। साउची भी हैरान होता है, कहता है, लेकिन पहले तो वो लोग कभी भी यहाँ पर नहीं आते क्योंकि उन लोगों ने हमारे जाओ क्लैन को अलग किया हुआ है, जाओ सेक्टर का हिस्सा नहीं मानते। ये बात सच है कि हमारे जाओ क्लैन का जो फाउंडर था जाओ सेक्टर का ही एक मेंबर था, लेकिन उसको घर से निकाल दिया गया था। ग्रैंडपा उसे ये सारी बात बताते हैं कि हमारा जो फाउंडर था जाओ क्लैन का, जाओ सेक्टर के लीडर का बेटा था, उसने वहाँ पर अपने फादर के साथ कोई गलत बात कर दी जिसकी वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया और उसने यहाँ पर आकर जाओ क्लैन बना लिया और हम सभी लोग उसी के आगे वंशज हैं। जबकि जाओ सेक्टर का पैट्रियार्च मार गया है तो उसे ये बात अच्छी तरह से याद थी कि उसका एक बेटा है जिसको उसने अपने घर से निकाल दिया था। मरने से पहले उसने एक विल लिखी थी, उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश कागज के ऊपर लिख दी। वो जाओ क्लैन के लोगों में से किसी एक मेंबर को अपने सेक्टर का हिस्सा बनाएगा कि उसने अपने बेटे के साथ जो बुरा किया वो ठीक कर सके। वजह से एक ऑफिशियल जाओ सेक्टर से यहाँ पर आने वाला है, वो तुम सभी बच्चों में से एक बच्चे को अपने सेक्टर में वापस लेकर जाएगा, लेकिन तुम्हारा तो उनके साथ जाने का कोई चांस भी नहीं है क्योंकि वो लोग यहाँ पर मिस्टिक पावर्स को भी चेक करेंगे। तुम में से जिसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगी वो ऑफिशियल उसी को यहाँ से लेकर जाएगा। साउची कहता है, इसी वजह से मेरे सारे कजन यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि ये सभी लोग जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब करना चाहते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि इनको सिलेक्ट किया जाए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो जाओ सेक्टर का हिस्सा नहीं बन सकते, तुम्हारे तो मेरिडियंस ही ब्लॉक है, तुम्हारे पास मिस्टिक पावर नहीं है। साउची उनसे कहता है, ग्रैंडपा मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मुझे लगता है कि आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, चलो चल के ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मैं अपनी बीवी के लिए भी कुछ ले जाऊंगा, उसको भी भूख लगी होगी। वो ग्रैंडपा के साथ दूसरे रूम की तरफ चला जाता है जबकि यांग वहीं पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। ब्रदर यांग जल्दी से लॉन्ग के पास जाता है और उसे कहता है, ब्रदर लॉन्ग का काम हो गया, साउची ग्रैंडपा के साथ खाना खाने के लिए किचन की तरफ चला गया है, वक्त किंगजू अकेली होगी, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, जाओ जाकर उसका दिल जीत लो। जाओ लॉन्ग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो जल्दी से जाओची के गार्डन की तरफ चला जाता है जहाँ पर किंगजू पेड़ के नीचे बैठी होती है। वो उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, अरे पूरे क्लाउड सिटी में एक तुम ही खूबसूरत लड़की हो। जैसे वो उसे आगे की बात करने लगता है किंगजू उसे कहती है, जाओची घर पर नहीं है, ये तुम बाद में आना, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जाओ लॉन्ग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि इसने तो उसे बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वो उसे कहता है, इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि यहाँ पर जाओची नहीं लेकिन तुम हो और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती देखने का मुझे मौका मिला। किंगजू उसकी बात सुनने के बाद फिर से उसे कहती है, मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जाओ लॉन्ग कहता है, लगता है कि ये इस तरह तो मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालने वाली, लगता है कि मुझे इसके ऊपर थोड़ी बहुत फोर्स को यूज करना पड़ेगा। साउची उसके सामने अपनी मार्शल आर्ट्स के स्किल को यूज करते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुम मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छी हो, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक फ्रेंडली स्पार मैच करें, उसके बाद देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी इजाजत के बिना ही जल्दी से जंप करते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो जैसे अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा होता है, जो अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए उसके हाथ को ब्लॉक करने लगती है। जैसे वो उसके करीब पहुँचता है तो उसकी लात टपकना शुरू हो जाती है। जाओ लॉन्ग कहता है, इसका हाथ तो बहुत ज्यादा सफेद है, यानी जब मैं इसके हाथ को टच
करूंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। जैसे ही उसके हाथ को टच करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है, किंगजू अपने हाथ को साइड पर सड़काते हुए स्पीड के साथ पीछे की तरफ घूमती है और उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और वो थप्पड़ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ज़ाओ लॉन्ग नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है और उसके मुंह से उसके 2 दांत भी टूट जाते हैं। किंगजू उसे थप्पड़ मारने के बाद कहती है, यंग मास्टर लॉन्ग, मुझे लगता है कि तुम 1 वर्सेस 1 फाइट में इतने भी अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ज़ाओ लॉन्ग मार खाने के बाद उठकर बैठ जाता है, उसके नाक और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। ज़ाओ लॉन्ग कहता है, अब ये भी यहाँ पर हुआ क्या? मैं इस वक्त अपनी बेसिक मिस्टिक स्टेज के 3rd लेयर पर हूँ, कि मैं इससे पूरा एक लेवल, यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।